कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं आगे। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो वो आते क्यों है? पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस प्रकार से हम खड़े हैं, तो इस स्थिति में हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जिस वजह से हम खड़े हैं, तो वो हमारी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। और अगर हम क्या करने लग जाए? गति करने लग जाए। तो गति करने लग जाए तो उस स्थिति में हमारे पास जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी? गति ऊर्जा कहलाएगी। इसका द्रव्यमान m है और ये शुरुआत में हम मान के चल रहे हैं कि ये u वेग है, इसका प्रारंभिक वेग u वेग है। नीचे जाएगा बट्टम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया s का मान v² होगा और वो किया गया कार्य ही उस वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। कहने मतलब किया गया कार्य बराबर गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। मतलब बच्चों, कार्य ऊर्जा की ये हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे ऊर्जा के प्रकार और इसके अंत में हम देखेंगे गतिज ऊर्जा की परिभाषा, गतिज ऊर्जा का सूत्र हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं इस क्लास को शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्जा की परिभाषा या ऊर्जा है क्या, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं, बिना ऊर्जा हम कार्य नहीं कर सकते। तो कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो हम जो सूर्य देखते हैं वो सूर्य हमारे लिए क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। उस सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी मिलता है। सूर्य से ही जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं। और जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, जैसे सोलर से बिजली बनाना हो, सोलर से भोजन पकाना हो, अन्य जो भी गतिविधियां है वो हमें सूर्य से जो मिला हुआ प्रकाश है या सूर्य से मिलने वाला जो उसमें ऊर्जा है उसके आधार पर ही हम अन्य काम कर पाते हैं। तो हमारे पास जो प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का सबसे बड़ा, वो क्या है? सूर्य है। सूर्य के अलावा भी कई ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिसे हम अभी पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। हम परमाणुओं के नाभिक से, कहने मतलब जो परमाणु है उनके नाभिक को अगर क्या करेंगे, नाभिक से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर परमाणुओं के नाभिक को जोड़ दो या परमाणु नाभिक को तोड़ दो तो दोनों स्थितियों में ऊर्जा मुक्त होगी। तो उनसे भी हम एक तरीके से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से मतलब अगर मान लो कहीं पे भूकंप आया हुआ है तो वहां पे एक तरीके से हमें कंपन ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा मिलेगी। और मान लो कहीं ज्वालामुखी फट रहा है तो वहां पे क्या मिलेगी? उष्ण ऊर्जा मिलेगी, गर्मी मिलेगी, ताप मिलेगा। तो वो सब प्रक्रिया किस में हो रही है? पृथ्वी के आंतरिक भाग पर हो रही है। इसके साथ ही साथ तथा ज्वार भाटा से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो ज्वार भाटे आते हैं, ज्वार का मतलब जो समुद्र की लहरें उठती है और बैठती है, तो उसे हम कहते हैं ज्वार भाटा। तो वो आते क्यों है? पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो समुद्र में जो पानी है उनकी लहरों में आकर्षण बल उत्पन्न होता है और उस वजह से लहरें ऊपर उठती और नीचे गिरती है। तो उन लहरों के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? उन लहरों के उपयोग से हम संयंत्र लगाकर बिजली बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्वार भाटे की सहायता से क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऊर्जा की परिभाषा। तो ऊर्जा की सरल सी परिभाषा है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कोई वस्तु है, उसमें वस्तु में जितने कार्य करने की क्षमता है उस क्षमता को ही हम क्या कहेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। अब देखते हैं ऊर्जा का मान किस तरीके से बदल सकता है। जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उस वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस वस्तु में ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि दो कार है, एक तो कार है रुकी हुई, एक है गति कर रही है। तो गति कर रही है कार, वो गतिशील कार अगर रुकी हुई कार से टकराएगी तब जो गतिशील कार पहले से कार जो गति कर रही थी उसकी ऊर्जा में हो जाएगी कमी और जो रुकी हुई कार थी उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो वस्तु कार्य करेगी उसकी ऊर्जा में आएगी कमी। जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो थकने का मतलब कि आपके अंदर जो ऊर्जा थी वो क्या होगी? कम हो गई। ठीक है, और आप हम जिस वस्तु पर कार्य करेंगे उसके अंदर क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरीके से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है। अब हम देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार क्या देखते हैं? स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जो वस्तु की स्थिति है या जो वस्तु का अभिविन्यास है उसके कारण वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। प्रकार से हम खड़े हैं तो इस स्थिति में हमारे अंदर जो ऊर्जा है
जिस वजह से हम खड़े हैं, तो वो हमारी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। और अगर हम क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए, तो गति करने लग जाए तो उस स्थिति में हमारे पास जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, गति ऊर्जा कहलाएगी। इसी प्रकार से देखो और ऊर्जा देखते हैं, उष्म ऊर्जा। जिस प्रकार से मान लो कि सूर्य से हमें क्या मिलती है, उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, ठीक है। और एक उदाहरण ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म कर रहे हैं और जो एक तरह हमारे पास पात्र है उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, प्लेट लगा दी। तो प्लेट लगा दी तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो उस स्थिति में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, जो पानी जो पात्र है उसके अंदर जो भाप बन रही थी, वो भाप उस प्लेट पर क्या लगेगी, दाब लगाएगी, तो वो प्लेट हिलने लग जाएगी। तो एक तरीके से वहाँ पे कौन सी ऊर्जा आई है, वहाँ पे उष्मी ऊर्जा आई है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कोई हीटर है, तो हीटर से हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीटर से हम गर्मी ले रहे हैं, तो उस स्थिति में भी क्या हो सकती है, वहाँ पे उष्मीय ऊर्जा हो सकती है। तो जिस प्रक्रिया से हमें ऊष्मा का आभास होता है, तो वो जो हमें ऊर्जा मिल रही है उस समय, वो क्या कहलाएगी, उष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। आगे रासायनिक ऊर्जा, जैसे कोई भी रसायन है, तो उनकी अगर हम क्या करें, अभिक्रिया करें, तो उस स्थिति में हमारे पास जो ऊर्जा मिलेगी वो क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा। जैसे मान लो कि कोई चूना है, जिसे हम क्या करते हैं, रंग वगैरह करते हैं, तो उस चूने को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से ऊष्मा निकल रही है, और वो जो पात्र है वो भी गर्म हो जाएगा, वहाँ पे हमें भाप का अनुभव होगा, हमें ऊष्मा वहाँ से मिलेगी। तो वो प्रक्रिया कैसे हो रही है, वो यही हो रही है कि पानी और जो चूना है उसकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उससे ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा आएगी, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी। इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा, जिस प्रकार से कोई भी पंखा चलता है तो वो किस वजह से चल रहा है, क्योंकि विद्युत के कारण जो ऊर्जा उसे मिली है उस ऊर्जा से पंखा चलेगा। इसी प्रकार से कोई क्या ट्यूबलाइट अगर जल रही है, तो उस स्थिति में उसे विद्युत से जो ऊर्जा मिली है उससे वो ऊर्जा किस में बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। तो इस वजह से विद्युत जो ट्यूबलाइट क्या हो रही है, वो जल रही है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश ऊर्जा है, ये ट्यूबलाइट वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ट्यूबलाइट अगर हम जल रही है तो हमें एक तरीके से प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिल रही है, सूर्य से भी हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है और उसके रूप में जो ऊर्जा मिल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा। इसी प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा आ जाएगी और ध्वनि ऊर्जा आ जाएगी। जैसे हम बोल रहे हैं तो वो ऊर्जा किस वजह से है, किस वजह से वो जो हम ध्वनि बोल रहे हैं तो उस ध्वनि वजह से जो ऊर्जा निकल रही है वही ऊर्जा क्या होगी, ध्वनि ऊर्जा की। और नाभिकीय ऊर्जा का मतलब, जैसे अगर किसी नाभिक को हम तोड़े, ठीक है, या फिर क्या करें, किसी नाभिक को अगर हम जोड़े, जैसे नाभिक की भट्टी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसमें नाभिक की अभिक्रिया होती रहती है, उससे हम बिजली बना सकते हैं। तो नाभिक के टूटने या नाभिकों के जुड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एक तरीके से कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और परमाणु की जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, परमाणु के नाभिकों में ऊर्जा होगी, वो एक तरीके से कौन सी ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा है उसके बहुत सारे रूप है, हमने यहाँ पे कुछ रूपों को हमने यहाँ पे क्या किया है, पढ़ा है, अध्ययन किया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा की परिभाषा देखेंगे और उसका हम सूत्र निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं के ई, या हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं के डॉट ई डॉट। इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी या ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा, यानी के का मतलब गतिज ऊर्जा। अब हम देखते हैं गति ऊर्जा की परिभाषा। तो एकदम सरल सी परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा उस वस्तु की क्या कहलाएगी, गति ऊर्जा कहलाएगी। कोई भी वस्तु गति कर रही है तो वो गति क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है तभी तो गति कर रही है। और जो उसके अंदर ऊर्जा है जिस वजह से वस्तु गति कर रही है वो ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हम निकालेंगे गति ऊर्जा का सूत्र। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से चित्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम एकदम तरीका लेके चलते हैं। क्या तरीका है कि एक कार है जिसका द्रव्यमान m है और ये शुरुआत में हम मान के चल रहे हैं कि ये u वेग है, इसका प्रारंभिक वेग u वेग है, और इस पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। बल कब तक लगाया, जब तक इस कार ने s दूरी विस्थापित कर ली तब तक हमने बल लगाया। जैसे इसने s दूरी तय कर ली हमने बल हटा लिया, तो उस स्थिति में कार का द्रव्यमान तो m ही रहेगा, लेकिन इसका वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बल लगाया, वस्तु में क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो उस स्थिति में हमने कुछ तो कुछ कार्य किया,
तो सबसे पहले हम निकालते हैं कार्य का सूत्र। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो इस सूत्र की सहायता लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कार्य, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। कार्य बराबर क्या होगा? बल लगाया गया बल यानी F, और वस्तु में हुआ विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ S। तो इस प्रकार से हमारे पास एक सूत्र आ गया W बराबर F गुणा S। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब हमें करना क्या है? हमें इस बल का मान निकालना है और विस्थापन का मान निकालना है। तो एक बार देखो बल का मान कैसे निकालते हैं। बल का मान निकालते हैं, बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल को किससे प्रदर्शित करेंगे? बल को करेंगे F से प्रदर्शित। और द्रव्यमान क्या है? वस्तु का द्रव्यमान यानी कार का द्रव्यमान कितना? M है। और बल लगाने से वस्तु का वेग परिवर्तित हुआ, तो वेग परिवर्तित हुआ तो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। और हम यहाँ पे मान के चलते हैं उस वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ A। तो इस प्रकार से बल बराबर वस्तु को द्रव्यमान गुणा वस्तु में उत्पन्न हुआ त्वरण। तो ये हमारे पास आगे एक तरीके से समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास एक मान आ गया, एक और चाहिए, ठीक है। तो इस मान को निकालने के लिए हमें गति की समीकरण चाहिए। तो जिस प्रकार से देखिए गति की 3 समीकरण होती है। v बराबर u प्लस 80, दूसरी होती है s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, और तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण है हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है विस्थापन। विस्थापन निकालना है, और हमारे पास प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग, दोनों वेग है। तो देखो यहाँ पे विस्थापन है ही नहीं, यहाँ पे विस्थापन है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं बताया, तो इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन से समीकरण उपयोग में लेंगे? तीसरे समीकरण। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंतिम वेग भी है, v है, वस्तु का प्रारंभिक वेग भी है, u है, और त्वरण है a, और विस्थापन कितना है? s है। तो इस स्थिति से हम इस सूत्र की सहायता से s का मान निकालेंगे, और f और s का मान जब दोनों मान यहाँ पे रखेंगे तब हमारे पास एक नई समीकरण आएगी। तो आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें कि गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, तो गति की तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें s का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा? v स्क्वायर u स्क्वायर को बदल जाएंगे, तो u स्क्वायर, और ये आ गई इस प्रकार से 2s। हमें s निकालना है, तो क्या करेंगे? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और ये 2a को क्या कर देंगे? इसके बट्टे में दे देंगे। ये गुणा में यहाँ पे नीचे जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया s का मान। तो इसको आप समीकरण नंबर 3 बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख दिया समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तब देखो हमारे पास नया सूत्र आ जाएगा। कार्य बराबर, एक का मान है m, दूसरे का मान देखो क्या है? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, सॉरी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a। अब देखो a से ये a कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कार्य का मान आया वो क्या है? हमारे पास देखो कार्य का सूत्र क्या है? कार्य बराबर 1/2 m, कोष्टक में इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमने जो बल लगा के वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया, और उस स्थिति में जो कार्य किया वो कितना आएगा? W बराबर 1/2 m, कोष्टक में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम एक विशेष स्थिति लेंगे, तब हमारे पास ये एक तरीके से ये तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है ही, लेकिन ये है दो परिस्थितियों के लिए। अब हम शुरुआत की परिस्थिति को क्या मानेंगे? शुरुआत की परिस्थिति को मानेंगे शून्य, कहने मतलब शुरुआत का वेग क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। तो अब देखिए, एक बार इसको हम मिटा रहे, आप उतार सकते हो, हमें थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है, तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं
यदि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, देखो विशेष स्थिति की सहायता से ही वस्तु की जो गति ऊर्जा उसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कार थी वो शुरुआत में क्या थी, रुकी हुई थी। तो उस परिस्थिति में जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये जो u बराबर शून्य मान इस समीकरण में रखेंगे, तब देखते हैं हमारे पास देखो कैसी समीकरण आती है। W बराबर हमारे पास है 1/2 m v स्क्वायर माइनस u इसका जगह क्या लग देंगे, 0 रख देंगे। तो इस परिस्थिति में हमारे पास किया गया कार्य का मान क्या आ गया, 1/2 m v स्क्वायर। तो ये है किया गया कार्य और ये है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो इस तरीके से होता क्या है, होता यह है अगर आप किसी वस्तु पर कार्य करते हो तो कार्य तो आपने कर दिया, लेकिन वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा आ गई उस कार्य के बराबर ही, तो वो ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे गति ऊर्जा होगी। तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और उस वस्तु पर अगर हम लगा रहे हैं बल, और बल लगाने पर वस्तु का वेग कितना हो गया, v हो गया, और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है। तो उस स्थिति में हमारे द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, 1/2 mv स्क्वायर होगा, और वो किया गया कार्य ही उस वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। कहने मतलब किया गया कार्य बराबर गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो इस तरीके से जो कार रुकी हुई थी उस पर हमने बल लगाया और इतना कार्य किया, और वो कार्य किसके बराबर हो गया, गति ऊर्जा के बराबर। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं कि वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं वस्तु पर जो हम कार्य करते हैं वो कार्य ही वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वस्तु पर किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो देखिए वस्तु पर किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने बताया कि गति ऊर्जा को या तो हम के ई से प्रदर्शित करेंगे या ई के से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं गतिज ऊर्जा। तो ई का मतलब ऊर्जा, के का मतलब जो गति कर रही है उसकी, जो गति कर रही वस्तु उसकी ऊर्जा। तो वो कितनी आ जाएगी, 1/2 एम वी की स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया अंतिम स्थिति। वैसे यह भी स्थिति सही है कि वस्तु अगर शुरुआती गति कर रही है और तब अगर हम बल लगा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए बाद का वेग अलग आ जाएगा। तो उन दोनों स्थितियों में जो किया गया कार्य वो गति ऊर्जा बराबर हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ी सी और अलग स्थिति ले सकते हैं कि अगर हम मान के चलते हैं कि वस्तु शुरुआत में रुकी हुई है और हम उस पर कार्य करें, तो जो वस्तु के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, जिस ऊर्जा के कारण वस्तु गति करने लगेगी, वो ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, गति ऊर्जा। और वो किसके बराबर होगी, हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर, यानी गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। जो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, वही गति ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी, देखो इसका मात्रक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए 1/2 का तो कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये संख्या है। ठीक है, गति ऊर्जा का मात्रक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो m है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। ये है वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बट्टा में सेकंड। ठीक है, और इसकी है स्क्वायर, तो इसकी भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, स्क्वायर लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखो हमारे पास मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम मीटर की स्क्वायर, और सेकंड की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की स्क्वायर सेकंड घात माइनस 2। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल भी हो सकता है, और या कार्य ऊर्जा का मात्रक ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की घात 2 सेकंड की घात माइनस 2। तो बच्चों इस तरीके से हमने ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा को समझने की कोशिश की और ऊर्जा के प्रकारों के बारे में पढ़ा। के बाद में हमने देखा गति ऊर्जा की परिभाषा, और चित्र की सहायता से हमने देखा कि गति ऊर्जा का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान है m और वो v वेग से गति कर रही है, तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, उसका मान कितना होगा, 1/2 mv स्क्वायर। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।